हुई और बिहार की जो चुनाव प्रभारी है। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला में कांग्रेस की आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर और असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं इंद्री से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, मैडम जो पवार हैं डॉक्टर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारी अपील आप सभी से है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कोरोना को लेकर क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसकी आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। गोगी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना के खिलाफ हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि कोरोना तो एक कुदरत की देन है। ये बीच को निकलेगा सब, किसी को थोड़ा होगा, किसी को ज़्यादा होगा, ये तो चलता रहेगा। जो कोरोना को लेकर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिन लोगों की, हमारी जो भी बात है उनको लेके आज देश ऐसे महासंकट से गुजर रहा है कि जिन हमारे बुजुर्गों ने 1947 का पार्टीशन देखा है, वो अब ये कहते हैं कि इतना बुरा हाल तो कभी 1947 में भी नहीं हुआ जितना इस टाइम कोरोना के टाइम में मिसमैनेजमेंट और सरकार की संवेदनहीनता की वजह से हुआ है। गरीब आदमी सड़कों पे मर रहा है, भूख से मर रहा है। और यहाँ तक कि इतनी शर्म की बात है कि औरतें, प्रेग्नेंट औरतें, सड़क पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आपने कल ही एक फ़ोटो देखी होगी, अब तो ट्रेन से लोगों को घर पहुँचाया जा रहा था, ट्रेन में ही लोग मरने लगे। तो एक ये मजदूरों की जो समस्या है, इसको लेके जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उसकी जिम्मेदारी टोटल की टोटल सरकार की है और सरकार को इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और गरीब मजदूर जो इस देश के अगर नागरिक हैं वो, और सरकार मानती है कि वो देश के नागरिक हैं, तो उनको उनके घर पहुंचाना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और उनको सबको 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में डलवाने चाहिए। उसके बाद हर महीने 7,500 रुपये उनको खर्चे के लिए दिए जाने चाहिए 6 महीने तक, ताकि वो अपना जीवन जो है पालन कर सकें। उसके बाद करनाल, कोरोना को लेके आप कह सकते हो कि केस कभी ज़्यादा हुए कभी कम हुए, लेकिन करनाल ज़िला जो है, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी के होते हुए करनाल के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि ऐसे दुख की संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री जी बहुत सारे जो मदद है वो करनाल में भी लोगों को करेंगे। करनाल में भी बहुत सारे गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ। यहाँ पे आप देखो, पिछले 2 महीने से काम नहीं हो रहा। गरीब मजदूर तो यहाँ करनाल में गुरुद्वारों ने और राधा स्वामी सत्संग ने वोट लिए, उनको लंगर छका दिया। इवन जो सरकार के लोग, जिनको हम फ्रंट वॉरियर कह रहे हैं, वो जो वॉरियर है उनको भी खाना राधा स्वामी सत्संग और गुरुद्वारों ने ही खिलाया। सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया थे। जिस दिन निकलवाएंगे उस दिन आप लोग जांच जरूर करवाना इसकी, आप मीडिया वाले हो। ये 100% करप्शन होगी और ये निकलेगी, क्योंकि ये सारी लिस्टें जो हैं अभी दबा के रख लेंगे, 2 महीने के बाद धीरे से पैसे निकाल लेंगे। लेकिन आज कल ही यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, कल ही आए थे, परसों। तो क्या देके गए? खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। ये हमारी करनाल की जनता की गलती है कि हमने एक ऐसे आदमी को चुन के वहाँ भेज दिया जो मुख्यमंत्री बन गया। तो किसी गरीब के लिए, किसी भी मजदूर के लिए एक संवेदना का लफ्ज़, जो यहाँ पे डेथ हुई है, किसी के घर गए, किसी के बारे में एक लफ्ज़ बोला? यहाँ पे इतना बड़ा शहर है, आपने 2 महीने लॉकडाउन में रखा। जो गरीब आदमी हैं, जिनकी दुकान भी किराए की है, क्या किसी का बिजली का बिल माफ़ किया? किसी को कोई सुविधा? ये जो रेडी वाले हैं, क्या हाल होया उनका? जो दिहाड़ी करके कमाते थे, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, हर तरह के लोगों का बहुत ही बुरा हाल यहाँ पे हुआ है।
और उसके बीच में मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने बाद उनको फुर्सत मिली, वो भी चंद घंटों के लिए हाजिरी लगाने की, लेकिन करनाल को देख के कुछ नहीं गई। और एक बात और बताता हूँ आपको, बाकी की बात फिर राठौर साहब बताएंगे। यहाँ पे शायद लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप लोगों की जानकारी में शायद बात आई कि नहीं आई, करप्शन जो है कोरोना में पहले से 10 गुना बढ़ गई। और मैं पहले भी कई वीडियो में और कई जगह ये मुद्दा उठा चुका हूँ कि कोरोना के टाइम के बीच में ही जितनी करप्शन हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। गेहूं का नुकसान कितना हुआ, हजारों हजार क्विंटल इस सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से खेत में जल गई। जहाँ पे कच्ची जगह थी वहाँ पे फड़ बना दिए, बरसात आई और सारी गेहूं वहाँ खराब हो गई। इसके बाद अब जीरी लगाने का टाइम आया। अब ये कहते हैं कि यहाँ जीरी नहीं लगानी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर है सीवन और गुलदाचिका, सारे ब्लॉक में जीरी लगानी बंद कर दी। 125 तो वहाँ शेलर है। अगर वो शेलर वालों की करोड़ों रुपए की लिमिट होगी, अगर ये चावल ही पैदा नहीं होगा वहाँ, तो वो शेलर भी डूबेंगे, किसान भी डूबेगा, तो मजदूर भी जो हजारों वहाँ काम करते हैं वो भी डूबेंगे। इस सरकार किसान और मजदूर को, और जो गरीब आदमी है, छोटा दुकानदार लगा लो, रेडी वाला, चंद लोगों को छोड़ के अमीर लोगों को बाकी सबका सत्यानाश करने का ठेका ले लिया। और लोकतंत्र की बात मैं बताने लगा था, फिर बीच में ये दूसरी बात आ गई। अभी अभी मेरे हल्के में एक सिरसी गांव है, यहाँ पे आपने थोड़े महीने पहले सुना होगा कि लाल डोरा खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे। इस बार नई सरकार में ओट लेने के बाद आज से 5 दिन पहले उस गांव में जो पुराने एक्स एमएलए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नाम छाप के उसके साथ अपना नाम एज ए एमएलए छाप के वहाँ की दीवारों पे उद्घाटन के लिए लगा दिया। उसकी फोटो, उसकी सारी कंप्लेंट डीसी को मैंने पहुँचा दी। हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम आपको भी दे दें। मतलब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रोटोकॉल को जानने की भी इनको जरूरत नहीं है, और ये चाहते ही नहीं कि किसी की तरीके से कोई दूसरी पार्टी का, एक एमएलए हूँ मैं करनाल में कांग्रेस का, वो इनसे हजम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी का नाम छपा हुआ है उस पर, क्या मुख्यमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए इसका? मुख्यमंत्री का नाम मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर तो नहीं छपा होगा। और एमएलए कैसे हो गया? एमएलए संघ में 2 कैसे हो सकते हैं? और हिम्मत कहाँ से पैदा हुई अफसरों की? उसको बनवा भी दिया और लगवा भी दिया उस पर दीवार। मैंने इसकी कंप्लेंट की है। अगर कल तक डीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर मैं उसके बाद स्पीकर को भी लिखूंगा, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखूंगा, और विधानसभा में तो ये मामला उठेगा ही कि अब यहाँ पे हरियाणा में ओपोजिशन है, डेमोक्रेसी है, संविधान यहाँ लागू है या नहीं है। क्योंकि मेरी डिमांड है, मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड बनवाए, जो अफसर इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी, और जिसके कहने से चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मामला आज करनाल में हम उठा रहे हैं, और जो हमने एक कैंप लगाया था छोटा सा, मिड्डा साहब आप गए थे वहाँ, हमने सिर्फ गरीब मजदूरों को रोक के प्रशासन को इंफॉर्मेशन देने के काम के लिए, हेल्प करने के काम से लगाया। इतना प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गया कि आईटीआई चौक से आके एक भी लेबर ना जाए। फिर भी करीब 100-125 के करीब हमारे पास लोग पहुँचे चोरी खोरी से। लेकिन उसके बाद से हम अपना मकसद जो है, जिस मकसद से हमने लगाया था, उसको पूरा समझते हैं कि कम से कम उन गरीबों की पूछताछ होगी। उनको कहीं ना कहीं सत्संग में इधर उधर ले जाके ठहराया गया और उनको ट्रेन में चढ़ा के कुछ को घर भेज दिया, कुछ शायद यहीं अभी घूम रहे हैं। क्योंकि मेरे को कल भी 6 आदमियों का फ़ोन आया था, मैंने डीसी को दोबारा लिस्ट भेजी हो कि ये 6 आदमी अभी भी यहीं पे हैं, रजिस्ट्रेशन की हुई है। तो ये
जनता को बताना चाहते हैं हम आपके माध्यम से कि आज के दिन जो सरकार है वो इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि वो किसी भी गरीब को, क्या आज ये गरीब देश के नागरिक हैं? मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, मेरे को अपने आप पे भी डाउट हो रहा है कि शायद जितनी मदद हमें करनी चाहिए थी हम भी शायद ना कर पाए। लेकिन हमारे को तो इस बात का भी दुख है कि हमने सरकार को पूरी सपोर्ट दी, लेकिन एक दिन भी प्रशासन ने एमएलए होने के बावजूद भी बुला के बात नहीं की, कोई सुझाव नहीं लिया, बात करने तक को तैयार नहीं है कोई किसी तरह से, अपनी मन मर्जी चले। टेलीफोन पे बात की आपने, अधिकारियों से कहा कि मैं साथ लगना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ? बिल्कुल, आप ये समझो भी अधिकारी तो बात करने में आपके सामने ही उस दिन 6 आदमियों को भेजने के लिए एसडीएम से 3 बार मेरे को झगड़ा करना पड़ा। पहले मैंने अपनी गाड़ी में वो उनको कमोपुर किया, उतार लिया, अंदर ले लिया, जैसे ही गाड़ी वापस आ गई उनको फिर बाहर निकाल दिया। जब मैं दोबारा डीसी को तक जाना पड़ा तब वो 6 आदमियों को सत्संग में लिया। और मैंने कोशिश की, मैंने कंप्लेंट भी की, डिपो के अंदर जो गंदा आटा आता है वो भी चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट की। जो करप्शन, तो एक इन्होंने हथियार बना लिया डेमोक्रेसी खत्म करने का और करप्शन को जोर शोर से करने का। बाकी भाई तो गोगी जी, आप आरोप लगा रहे हैं करप्शन के, कोरोना के प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर। आप तो विधायक हैं, हफ्ता पहले 10 दिन पहले भी आपने आरोप लगाए थे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन सबूतों के साथ आप क्यों सामने नहीं आए? हमने तो सोचा था कि सबूतों के सामने आएंगे। मैं रिटर्न में अभी आप तो मैंने डीसी को भी वो भेज दी और चीफ सेक्रेटरी को भी जो लेटर भेज दिया वो मेरा सबूत है। सर, कोई एक आधा सबूत तो मीडिया के सामने भी लाना चाहिए था ताकि करप्शन के आरोप। सारे वीडियो में ग्रुप में डाल रखे हैं। हमारे वहाँ पे असंध में मिट्टी डाली गई पार्क बनाने की, मैंने जांच के लिए कहा, झगड़ा हो रहा है। आपने अखबार में देखा होगा, रोज छप रहा है 4 फुट मिट्टी। मैंने तेरा रेस्ट हाउस है और ऑफिस जो है उसके साथ है, एक बार मेरे को जरा देख के बताओ कि कितनी मिट्टी है। वो बोले जी 4 फुट है। मगर मैंने 9 फुट के बिल पास कैसे हो रहे? 4 फुट में 9 फुट में कितना फर्क है? मैंने एसडीएम से पूछा कि अगर ये मिट्टी 9 फुट होती तो ये तो फिर जो रेस्ट हाउस बना हुआ उसकी पहली मंजिल के बराबर हो जानी चाहिए थी मिट्टी। अगर ये दीवार तक की मिट्टी पड़ी है तो सारे अफसर आंख मूंद के बैठे हुए हैं जैसे मेरे ख्याल में सबका हिस्सा हो उसमें। अभी एक डंपिंग हाउस बनाया, वेस्ट डंपिंग, परसों ही मैंने उसका विजिट किया है। जैसे ही अखबार में छोटी सी खबर छपी मैं तुरंत उसको देखने गया। मेरे ख्याल में 2-4 लाख रुपए लगे होंगे। इन्होंने पता नहीं कई लाख का बिल ले लिया, कुछ भी लगा नहीं है, बांस और ऊपर वो छत डाल के। और बनाया कहाँ पे? ये बड़े शर्म की बात है, जिन लोगों के, उन नेताओं पे शर्म की बात है, अफसरों की भी। एक तरफ आबादी है, सामने लड़कियों का कॉलेज है, एक ही कॉलेज है संध में, आमने सामने, और वहाँ डंपिंग हाउस, वेस्ट डंपिंग हाउस बना दिया, और एक तरफ रेस्ट हाउस। पता नहीं किसने मंजूरी दी। विधायक जी, अभी 3 दिन पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है वो एक चिट्ठी लिखते हैं सभी अधिकारियों को कि जो विधायक है उनके काम प्रायोरिटी पे किए जाएं। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं वो चाहे बीजेपी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो, उनको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं? 100%। 21 तारीख को हमारी स्पीकर साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई। उस टाइम मैं वहीं था, जो सहता केंद्र में, वहीं बैठ के मैंने बात की और मैंने स्पीकर साहब को कहा कि आप वीडियो पे बात कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, कम से कम एसडीएम से भी नीचे के अधिकारी हैं उनको तो कम से कम एक मैसेज करवा दो कि एमएलए होता है, और या फिर आप ये कह दो कि ओपोजिशन का जो एमएलए है वो एमएलए नहीं होता। लेकिन आज जब मैंने अखबार पढ़ी तो मेरे को पता लगा कि कोसली का बीजेपी का एमएलए भी रो रहा है, उसका भी नाम था उसमें। तो मैंने फिर स्पीकर साहब से बात की। नेक्स्ट डे मेरे को फोन आया, भी हमने तुम्हारी साहब से डिस्कस की है और इस पे एक्शन होगा। जो चिट्ठी मैंने लिखी थी उस पे एक चिट्ठी के ऊपर उनका जवाब भी आया है कि आपने चीफ सेक्रेटरी को एक्शन के लिए लिखा है। बाकी की चिट्ठियों पे अभी जवाब नहीं आया, जब आएगा। देखो, मैं
झूठ बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा, झूठी पॉपुलरिटी ज़्यादा दिन टिकने वाली भी नहीं है। फिर भी कल को आपको मिलना है, और मैंने ऑन रिकॉर्ड डीसी को मेल भेजी हुई है, फीड एंड स्क्रिप्ट। भाई असंध में इतनी करप्शन हो रही है, तो क्यों ना इन अफसरों की प्रॉपर्टी भी चेक की जाए भी पिछले 6 साल में कितनी बड़ी। ये 6 साल पहले ये किस पोजीशन में थे, आज किस पोजीशन में, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनता का खून पसीने का पैसा है, उसको ये, मेरे को भी बहुत सारे लोग पूछते, बोले जी आपके अफसर दुखी क्यों हैं। कहा भी मैं रात को इनके साथ बैठ के शेयरिंग नहीं करता इसलिए दुखी हैं, वरना तो पहले कोई दुखी नहीं था। विधायक जी असंध की जनता ने आपको चुना, बहुत सारी उम्मीदें थी असंध की जनता तो आपसे, आप कह रहे हैं इनको विधायक जो सरकार है वो नज़रअंदाज कर रही है, अधिकारियां वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप कैसे विकास कर पाएंगे असंध का। देखो ऑपोजिशन में जहाँ तक विकास की बात है उस पर तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात का मैं जवाब आपको जरूर देता हूँ संजय जी, आप मेरी बात मान के चलो कि मेरे को जनता ने विधायक चुना है, तो जनता को कभी विधायक की जो कार्य प्रणाली है उससे निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं उनकी आवाज़ विधानसभा में भी उठाऊंगा, जो अफसर काम नहीं करेगा उसके खिलाफ भी। मैंने डंके की चोट पे अफसरों को कह दिया भी करप्शन असंध में नहीं चलेगी, जो मेरे इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बाकी किसी बात पे कंप्रोमाइज हो सकता है। सर मेरा सवाल ये है, एक ही मुद्दा था, मिड्डा साहब से मेरी बात भी हुई थी, सेक्रेटरी करनाल का। अब मैं और अखबार में छाप दिया गया अगले दिन कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सारे आड़ती उसकी फेवर में चले गए। बिना आग लगे धुआं निकल सकता है क्या। प्रशासन का तो पता ही है सारा, कार्रवाई तो नहीं करते कोई। नहीं, ये तो राष्ट्रभक्तों की सरकार आई, इसमें जांच का तो रिवाज ही नहीं है ना। राष्ट्रभक्त कुछ भी करें, वो तो राष्ट्रभक्ति के नाम का पैसा खा रहे हैं, करप्शन भी राष्ट्रभक्ति के नाम की कर रहे हैं, वैसे तो वो ईमानदारी के नाम पे है। और मैं चैलेंज करता हूँ भाई, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं तो कोरोना के अंदर अंदर हुई करप्शन की ही जांच करा दें, या ये जो जितना लोगों ने राशन दिया है उसकी एक लिस्ट ही ट्रांसमिट करके अखबार में दे दें। सर जिन अधिकारियों के ऊपर करप्शन के सबसे ज़्यादा आरोप है, आपके हल्के में पोस्टेड है, आपसे बात भी हुई थी मेरी उस मामले में, जो कपिल जाखड़ है फूड एंड सप्लाई ऑफिस में गया था फिर उन्होंने, हाँ आपने शिकायत की थी उसमें। यानी इस सरकार में इतना, यानी अधिकारियों के हौसले खुले हुए कि वो कांग्रेस के विधायकों के नाम दे देते हैं। नहीं, कांग्रेस के विधायक का क्या नाम लिया उसने, कैसे लेने का। नहीं, वो कहता है कि वो दबाव मैं बनाते कहता हैं। हूँ, मैंने आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर एक टेलीफोन भी मैंने उसको कभी किया हो, मैं उसको शक्ल से नहीं जानता, वो उससे बीजेपी के लोग बुलवाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद इस बात से विधायक डर जाएगा और इस करप्शन के मुद्दे को छोड़ देगा। लेकिन मैं जनता का सेवादार हूँ, एक ही लाइन पे इलेक्शन जीतता हूँ मैं, तो मैंने एमएलए भी बनना है और सेवादार भी बनना है, मैंने दलाल नहीं बनना। इसी बात पे लोगों ने मेरे को इलेक्शन जिताया और ये मैं साबित करके छोड़ूंगा ये करप्शन वाले जो हैं कितना ही बड़ा अफसर हो। यानी कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो दलाली करते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? आपको पता नहीं है क्या? जांच बैठाओ, मैं सबूत दे दूंगा। राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे? कितना घोटाला हो गया आपके हल्के में डेवलपमेंट्स को लेकर? मेरे हल्के में तो आप जिस काम में हाथ डालोगे, अभी तक 3 घोटाले तो सामने आ गए। पार्क में मिट्टी डालने का घोटाला सामने आ गया, उसी पार्क में थोड़े दिन पहले जो वो जिम का सामान लगाया, 1 महीना लगाया नहीं हुआ, सारा खराब हो गया। और ये वेस्ट वाला बता रहा हूँ, और कितना घपला हो, आटे का घपला वहाँ हुआ। ये उत्पल साहब जो पूछ रहे हैं, उसी इंस्पेक्टर को यहाँ से निकाला गया। ये डीसी की हिम्मत है, इतना दबाओ। अफसर अपने मुंह से कहते हैं जी आपसे बात करते हैं तो बस आप पूछो नहीं, हम बता नहीं सकते, हमने नौकरी करनी है। तो मैं छोड़ दो भाई, या असंध से चले जाओ। असंध में रहोगे तो प्रोटोकॉल भी निभानी पड़ेगी और प्रोटोकॉल के साथ साथ करप्शन भी छोड़नी पड़ेगी।
राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे सर? आपके हल्के को हाँ, कानून व्यवस्था कैसे चल रही है आपके हल्के में? कानून व्यवस्था हमारे यहाँ पे अगर कुल मिला के देखा जाए तो कोई ज़्यादा खराब नहीं है। राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुख्य बिंदु है जिसको लेकर आज आप यहाँ पहुंचे हैं? सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का पीरियड लगभग अब चौथा लॉकडाउन समाप्त होने पर है। 70 दिन के बाद मुख्यमंत्री जो कि करनाल के विधायक हैं वो करनाल की जनता के बीच में पहुंचते हैं पहली बार इस पूरी महामारी के दौरान। एक दिन पहले सूचना भी दी गई सबको कि आज मुख्यमंत्री आएंगे। करनाल के लोगों की, आम जनता की बड़ी अपेक्षा थी कि 70 दिन के बाद हमारा एमएलए हमारे बीच में आएगा तो कुछ राहत हम लोगों को पहुंचने का काम होगा। उनकी प्रेस वार्ता 28 मिनट की प्रेस वार्ता को बहुत नज़दीकी से हम सब ने सुना और सुन की जनता को पूर्ण रूप से 100% निराशा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा 70 दिन के दौरान करनाल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी। राठौर जी, एक सवाल इसी में एक सेकंड, सुखी जी, let me complete। 70 दिन के दौरान जैसा ही गोगी जी ने बताया, कोरोना से हमारे शहर के अंदर लोगों की मृत्यु भी हुई। 70 दिन के दौरान हमारे घरोंडा विधानसभा के अंदर नहर टूटी, 800 घरों के अंदर 5-5 फुट पानी पहुंचा। सभी साथी आप लोग वहाँ पहुंचे थे। हर घर का लाखों रुपए का नुकसान हुआ उस महामारी के अंदर और सोशल डिस्टेंसिंग की भी हम लोग वहाँ पे पालना नहीं कर पाए क्योंकि हज़ारों की तादाद के अंदर लोग प्रभावित हुए। कोरोना के दौरान ही ओलावृष्टि भारी तरीके से हुई, हमारी गेहूं की फसल का भरपूर नुकसान। हमारे किसानों का, जैसा गोगी जी ने बताया, गेहूं के अंदर भरपूर नुकसान। बिजली के बिल, मैं नहीं जानता कोरोना के अंदर क्या हुआ, पर मैं ये बात जानता हूँ कि आम घरों में 15,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक के बिजली के बिल हमारे बीच में पहुँचे, जो कि बड़ी भारी समस्या हमारे करनाल के लोगों को के लिए उत्पन्न होगी। और विद डायरेक्शन पहुँचे कि अगर समय पर जमा न हुए तो ये पेनल्टी ये लगेगी, इस पेनल्टी के साथ जमा हो। लोगों ने पेनल्टी के साथ उन बिलों को कैसे कैसे 50-50 हज़ार रुपये के बिजली के बिल जमा करवाए। स्कूलों के, अगर आप चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ, कम से कम भी 50 पेरेंट्स ने तो मुझे व्हाट्सएप भेज रखे हैं जहाँ स्कूलों की फ़ीस 2400 रुपये से लेकर के 3700-4200 रुपये तक यूनिवर्सली एक दिन भी वो डिमांड नहीं रुकी और पूरे 2 महीने के दौरान लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारा करण गेट, सराफा बाजार, छोटे दुकानदार, पूरे लोगों ने कैसे कैसे करके अपने कर्मचारियों ने तो अपने गहने भी गिरवी रख करके शायद तनख्वाह देने का काम किया, क्योंकि प्रेशर था सरकार ही सबकी पेट काट करके, क्योंकि व्यापार नहीं चल रहे थे, अपने लोगों को, अपने काम करने वाले अपने मजदूर, उनके फैक्ट्री में मजदूर और कर्मचारियों को 2 महीने की तनख्वाहें दी। ये तमाम घटनाएं हमारे यहाँ घटी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, जो कि एक मात्र राहत की करनाल वासियों के लिए है, पूरे जिले वासियों के लिए मरीजों का इलाज होगा। सबकी नज़र उस पर है कि क्या ये पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, पहला मरीज जो हमारे करनाल जिले के अंदर डेथ हुई, ज्ञान सिंह, जो रहने वाला था, 21 तारीख को वो सीरियस इन्फेक्शन के साथ डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद वो कल्पना चावला कॉलेज में गया, उसको जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया 23 तारीख तक। तो 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया, वो घर चला गया। 26 तारीख को तबीयत दोबारा बिगड़ी तो वापस यहाँ पे आया, तो उसको आईसीयू के अंदर रख दिया गया। सिंह मरीज रहा। इतनी हिस्ट्री होने के बावजूद भी कोरोना का टेस्ट उस मरीज का नहीं किया गया। और जब वो बिल्कुल सीरियस कंडीशन में आ गया, जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसके
100% लंग्स डैमेज है तो उसको पीजीआई रेफर कर दिया। आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, एक दिन के लिए भी उसको आइसोलेशन के अंदर, करनाल के अंदर नहीं रखा गया, जबकि वो 10 दिन से सीरियस लंग की जो है वो डिजीज़ से पीड़ित था। और वहाँ पहुँचते ही जब पहला टेस्ट उसका कोविड पॉजिटिव आया तो नेक्स्ट डे उसकी वहाँ डेथ हुई। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्टों की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, वेंटिलेटर्स की हमारे पास सुविधा नहीं है। पूरी प्रेस वार्ता के दौरान मैं अपने करनाल के मीडिया साथियों का आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न किया, खासतौर पे आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से ये प्रश्न उठाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये ऑन रिकॉर्ड है कि करनाल का विधायक, हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वेंटिलेटर की तो ज़रूरत जब पड़ती है जब मरीज बहुत सीरियस हो जाए। आपका प्रश्न था कि क्या तैयारी कर ली गई है, क्या ऑर्डर दे दिए गए हैं, क्या टेंडर छोड़ दिए गए हैं वेंटिलेटर्स के लिए, परचेज के लिए? तो उसका जवाब ये था हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का और करनाल के विधायक का कि वेंटिलेटर तो जब जरूरत पड़ती है जब आदमी बहुत सीरियस हो जाता है। अब कोई इस बात का, इस जवाब का मतलब कोई हमें समझा दे तो वो हमारी समझ से परे है। आप आज करो, ये नहीं कहा कि मरने के बाद जरूर। और मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि करनाल के अंदर 12 वेंटिलेटर हैं। तो एक प्रश्न मैं आप सबके माध्यम से करनाल की जनता के बीच में छोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार करनाल के अंदर केस कोरोना के बढ़ रहे हैं, क्या 12 वेंटिलेटर हमारी 20 जिले की संभालने के लिए सफिशिएंट है? क्या करनाल के विधायक से ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी कि वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर वेंटिलेटर्स की परचेज करवा करके जब उनके टेंडर्स इशू कराएं और परचेज कराएं? कम से कम 100 वेंटिलेटर तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। पर करनाल के संवेदनहीन विधायक ये कहते हैं कि जब बहुत पेशेंट सीरियस होता है तब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कोरोना जब किसी को जब अटैक करेगा तो उसकी सीरियसनेस कैसे बता करके आएगा, ये हमारी समझ से परे है। कोई इस बात का सवाल का जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर दे या मुख्यमंत्री दे, ये सवाल करनाल की जनता उनसे पूछना चाहती है। तो मेरा आप सबके माध्यम से ये आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी की ये प्रमुख डिमांड्स हैं कि 2 महीने के बिजली के बिल लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, हम तो करनाल की मांग करेंगे पर क्योंकि प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश स्तर पे ये बिलों की माफ़ी होनी चाहिए। छोटे दुकानदार और जो लघु उद्योग के हमारे जो चलाने वाले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग, आप उनको आर्थिक पैकेज दें। आप लोन की बात कर रहे हैं, आप आर्थिक पैकेज दें। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, एक और हास्यास्पद बात है, मुख्यमंत्री जी और सीएम ऑफिस का ट्वीट आया कि हरियाणा सरकार के ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत 3 लाख लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2% पे ऋण दिया जाएगा। कितने पैसे का? 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये में हरियाणा के अंदर व्यवसाय शुरू, कौन सा व्यवसाय शुरू होगा, इसका जवाब भी हरियाणा की जनता हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। तो ये लगातार जो मजाक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। करनाल को पूर्ण रूप से अपेक्षित किया गया है। तो हमारी ये डिमांड है कि बिजली के बिलों की 2 महीने की माफ़ी हो, उद्योगों के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए आर्थिक मदद का पैकेज हो। 12 वेंटिलेटर हमारे ज़िले के अंदर कतई सफिशिएंट नहीं है। महामारी जिस तरीके से फैल रही है उसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से नए वेंटिलेटर्स की खरीद के टेंडर सरकार को इमरजेंसी पोजीशन बनाते हुए करने चाहिए और लगभग 100 वेंटिलेटर्स की संख्या करनाल जिले के अंदर होनी चाहिए। 2 महीने के स्कूलों की माफ़ी, इस पर भी बहुत गोलमोल जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री करके गए। मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं के नीचे चलते हैं, हर एक स्कूल कोई ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो प्रॉफिट कमाते हैं वो अलग बात है, पर कानूनी रूप से वो सोसाइटी एक्ट के नीचे आते हैं और सोसाइटी नो प्रॉफिट नो लॉस की इंस्टीट्यूशन होती है। उसके अंदर अपनी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट नहीं दिखा सकते स्कूल वाले। तो किसी भी कीमत पर स्कूल फीसों को
माफ़ करने के अध्यादेश जो है वो हरियाणा सरकार को जारी किए जाने चाहिए। तो हमारी आप सबकी तरफ से डिमांड है, और जैसा कि गोगी जी ने भी कहा, अगर इन डिमांडों को करनाल के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मैं तो कहूँगा, पर करनाल ने बड़ी आशा के साथ मुख्यमंत्री बनाया, हमको 2 बार विधायक बना करके, पूरी नहीं करते तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के ऊपर आने वाले दिनों में सीएम साहब के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हम धरने प्रदर्शन करने के लिए। करप्शन के आरोप लगाए हैं, किसी तरह का कोई प्रूफ क्या लगता है कि मिल पाएगा इसमें, ऐसा है कुछ? देखिए मीना जी, आप सड़कों की हालत देखिए, रोज़ सड़कें बन रही हैं, रोज़ टूट रही हैं। गोगी जी ने बड़े विस्तारपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखा। वो बात करप्शन के एलिगेशंस की जो उन्होंने बताई है वो माननीय स्पीकर तक भी पहुंचाई गई। और कोरोना की इस महामारी के दौरान हम किसी भी विवादास्पद स्थिति के अंदर नहीं पड़ना चाहते, पर सारा शहर जानता है कि महामारी शुरू होते ही, लॉकडाउन शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिन भी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक दिन भी वो सड़क पे नहीं थे। इनके जिला अध्यक्ष, आप इनके फेसबुक को चेक कर लीजिए, 21 मार्च से लेकर के आज तक कुल 3 बार वो फेसबुक पे दिखे अपने घर से बाहर, अन्यथा वो कोविड के चेक्स ही अपने घर में बैठ करके कलेक्ट करते रहे। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कम ज़्यादा, पर लॉकडाउन शुरुआत होते ही हम लोग सड़कों पे थे, हम मीडिया के साथी आप सब लोग थे, सहयोग के अंदर आप सब लोग रहे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग घर से बाहर नहीं। मैं कहना नहीं चाहता, चंडीगढ़ का मामला सामने आया है, मैं कहना नहीं चाहता, पूरा जिला जानता है। भारती जी सैनिटाइजिंग बनाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, आपने बात छेड़ ली। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो मेरे पर मानहानि दर्ज कर सकते हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियों में इथेनॉल के लाइसेंस लेकर के सिर्फ सैनिटाइजिंग बनाने के काम में लगे हैं। अब सबूत तो जिस दिन आरटीआई लगेंगी वो निकल करके आएंगे, पर ये कॉमन टॉक है शहर में। पिछले हफ्ते भी मामला सामने आया था, कॉमन टॉक है। और एक इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर एक जांच योग, मैं कहता हूँ, मेरी डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटी जज के तहत आप बैठाओ, क्योंकि सरकार के अफसर पे मेरा विश्वास नहीं। वो तो जिस तरीके से यहाँ पे एक्स एमएलए का एमएलए होते हुए बोर्ड छाप दिया, वही अफसर वहाँ है। एक बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। वो तो उसके कर्मों का फल है, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जैसे अगर मैं गलत कर्म करूँगा तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। कृष्ण भगवान कह के जा रहा है, ये गीता पढ़ते नहीं है बीजेपी वाले, दूसरों को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि एक जांच योग बैठाना चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे, और ये फिर करप्शन के प्रूफ मैं दूंगा आपको, मेरी जिम्मेदारी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। करनाल में सर राठौर साहब, मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कोविड शुरू हुआ, डेली शाम को 5 बजे वो मीडिया को संबोधित करते थे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को अपना के, जैसे मीडिया का कोई साथी नहीं होता था, लाइव चलती थी। उसमें उनका दावा था, जब उनसे सवाल किया गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह मिलेगी, उन्होंने कहा कि जो ठेके पे काम करते हैं उनको भी मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी, सरकार के पास पूरा फंड है और नौकरी किसी की नहीं जाएगी। जबकि करनाल शहर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की आपने बात की, जिन लोगों ने मीडिया के सामने बयान दिए कि हमें मास्क नहीं मिलते, ग्लव्स नहीं मिलते, पीपीई किट नहीं दी, उन सबको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। मधुबन में मधुबन पुलिस अकेडमी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। करण लेक से 52-54 कर्मचारी थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। और इस बात का जवाब कोई भी ना तो नेता देने के लिए तैयार है, ना कोई अधिकारी देने को तैयार है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं? देखिए आकर्षण उपल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये तजुर्बे की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की कमी है। कल्पना चावला के अंदर जितनी भी भर्ती हो रही है सारी ठेका प्रति पे हो रही है। इन्होंने पुलिस के कांस्टेबल भी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स जो है ठेके के ऊपर भर्ती करें। हमने, आपको ध्यान होगा, मैंने 1 साल पहले भी इस बात को उठाया था कि ये ठेके पे ऊपर आप भर्ती मत करो, रेगुलर अपॉइंटमेंट करो। ठेके पे भर्ती क्यों करते हैं? ठेके पे भर्ती करने का मतलब है कि आप रिजर्वेशन की पॉलिसी को बाईपास करना चाहते हैं। अगर आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी तो वो रिजर्वेशन के तहत आपको लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठेके के अंदर आप पिक एंड चूज़ करते हो, अपने चहेतों को लगाते। क्या हो रहा है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में? आप सबूत मांगेंगे,
सबूत तो विधायक जी की रिकॉर्डिंग हमने खुद वायरल की थी, याद होगा आपको। आपके माध्यम से वो खूब उठा और वो किस प्रकार से वो बच्चे ने अपना पूरा बयान दिया। पर हर गली कूचे में चर्चा है कि 1 महीने की पूरी तनख्वाह, 1 साल की पूरी तनख्वाह लेने के बाद ठेके के ऊपर नौकरी मिली। तो अब इन चीज़ों के सबूत कैसे हो सकते हैं? अब पर ये चर्चाएं हैं। जब चर्चाएं अगर उत्पन्न हुई हैं तो मुख्यमंत्री जी को इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, परंतु वो आंख बंद करके भाजपा के ऐसे नेताओं के हाथ में करनाल जिले को छोड़ करके चंडीगढ़ बैठे हैं जो एसी और ड्राइंग रूम से बाहर निकलना नहीं जानते। जैसे सर, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, आप सब साथी आकर्षण जी हैं, विकास सुपूजा जी हैं, मिड्डा जी हैं, आप लोग तमाम हमारी बहनें बैठी हैं। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ आप मेरे ख्याल से अपने घर में कम रहे होंगे, नारंग साहब हैं, इतना आप सड़कों के ऊपर रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं कि कौन सा लीडर सड़कों के ऊपर था। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर, चाहे वो चंद्र प्रकाश कथूरिया जी हों, चाहे वो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हों, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कुल 3 दिन 3 अवसर पे वो बाहर दिखे। आप उनकी फेसबुक पेज को चेक कर सकते हैं। पहले बार वो मैंने देखा है उनको कि रेस्ट हाउस के ऊपर अधिकारियों की बैठक लेने के लिए गए। दूसरी बार वो अपने खेत में गेहूँ कटवाने के लिए गए, सतीश राणा के खेत में गए। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे हवन करते हैं। इसके अलावा पूरे 2 महीने में अपने ड्राइंग रूम में कोविड हरियाणा के चेक्स को कलेक्ट करने के अलावा लॉकडाउन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर भी सड़क के ऊपर नहीं था। और करोड़ों दुर्भाग्य इस बात का है कि करनाल की जनता ने आप सबके सहयोग से, मैं तो कहूँगा क्योंकि आप लोगों ने करनाल की आवाज़ को उठाया, करोड़ों रुपया जिसने अपनी क्षमता, जिस भाई की जो क्षमता थी, जिसकी थोड़ी क्षमता थी उसने थोड़ा, जिसकी ज़्यादा थी उसने ज़्यादा, पर करनाल नगरी ने दान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर अफसोस है वो माल लेने ही तो आए थे। अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि करोड़ों रुपया करनाल से इकट्ठा होने के बावजूद इस महामारी के लिए क्या एक पैसे की विटामिन सी की गोली भी करनाल के विधायक के माध्यम से किसी के घर पहुंची हो तो बता दो। तो क्या आप इसको ये कहना चाहते हैं नंबर बनाने के लिए सिर्फ चेक कलेक्ट? आप बताइए, इस महामारी की रोकथाम इम्यूनिटी बढ़ाने की थी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पूरी मेडिकल साइंस कह रही है कि भैया विटामिन सी की गोली तो कम से कम खाओ, अगर और कुछ नहीं खा सकते, जूस नहीं पी सकते। विटामिन सी की गोली तो 1 पैसे की आती है, 2 रुपये का। आकर्षण जी, मैं सवाल मीडिया से पूछता हूँ, क्या आपके घर में सरकार की तरफ से एक विटामिन सी की गोली आई? सुखीचा जी आपके घर में आई? मीठा जी आपके घर में आई? तो ये बात ज़रूरत की नहीं है, बात सरकार की जागरूकता की है कि वो अपने लोगों को लेकर के कितनी सीरियस है, किस डायरेक्शन में वो काम कर रही है, क्या उसकी सोच है इम्यूनिटी को बढ़ाने की अपने नागरिकों की। वो सोच नहीं है, वो सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बातें करने की। 70 दिन के बाद आकर के आपके किसी जवाब का बात का जवाब दिए बगैर राठौर साहब, करनाल में कांग्रेस भी क्या 2 दड़ों में शामिल हो रही है? सरदार त्रिलोचन सिंह नदारद नजर आ रहे हैं, उनको बुलाया गया था या आउट ऑफ स्टेशन है? सबको निमंत्रण दिया गया? सबको निमंत्रण दिया हमने। अब एक बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या नहीं हुई थी, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें तो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमने उसको देखा। जुमले भी हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। नागरिक होने के नाते हम लोग भी उत्सुक थे कि शायद आज एक बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ। आपने कहा कि लोगों की नौकरी चलेगी, ये ठेकेदारी जो सिस्टम है, रिजर्वेशन तो ख़त्म कर ही रहा है, ये लोगों का विषय भी ख़त्म कर रहा है कि इसको आज आपने 25 या 30 साल की उम्र में नौकरी दी और 45-50 में उसको उठा दिया। 10 साल नौकरी करने के बाद हट गया, कहाँ जाएगा वो? एक संतोष नाम की औरत असंध के हॉस्पिटल में 6 महीने लगातार काम करती है। मेरे पास उसका एफिडेविट भी है, एप्लीकेशन भी है, डीसी ऑफिस में मैंने अपना लेटर लगा के दिए। आज 6 महीने हो गए, उसका कोई जवाब नहीं है कि ये भी पता नहीं चल रहा कि वो कागज कहाँ है। मैं पूछ के थक गया, ये भी पता नहीं चल रहा कि वो कागज गया तो गया कहाँ। इससे पहले वाले डीसी को दी थी, संतोष उसका नाम है, आप कंफर्म कर लेना। असंध में 6 महीने मैंने जो डॉक्टर है वहाँ असंध में उससे बात की, वो कहता जी हाँ इसने 6 महीने यहाँ पे काम किया। मैं आपने तनख्वाह क्यों नहीं दी?
वो कहता जी तनख्वाह ठेकेदार ने देनी थी, ठेकेदार ने इसको कहता मैंने अपॉइंट ही नहीं कराया। तो मैं 6 महीने उससे पोचा क्यों मरवाया गरीब से? इसमें तो जितना आगे जाओगे बातें बहुत हैं। ये आज की जो बात है, आप एक हम तो आपको एक इशारा कर रहे हैं, आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ऐसी ऐसी बातों को अगर आप खोजना शुरू करोगे। और मैंने आपको इतना बड़ा मुद्दा दे दिया कि आप सिरसी गांव में जाके देख लो। और मैं आप वो कहाँ गया साहिल भाई, वो सारे के व्हाट्सएप पे भेज वो सारी फोटो जितनी है। ऑन रिकॉर्ड इंक्वायरी हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मान लिया कि 2 दिन पहले हमने लगाया है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी अफसर पे हो नहीं सकती, क्योंकि जिस अफसरों ने बनवाया है उसके पीछे किसी बीजेपी के नेता का हाथ होगा। अब वो बीजेपी का नेता उन अफसरों को कार्रवाई होने देगा नहीं होने देगा? भाई कानून जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा या बीजेपी जीतेगी? ये इस सिरसी वाले मामले में मैं करवा के छोड़ूंगा। सर इसमें सर मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हो कि भी नेताओं का हाथ उनके सर पे, अफसरों के सर पे है, उधर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि विधायकों की बात वो सुनो। तो यार मैंने रौला पाया, ये तो 2 दिन पहले 21 तारीख को मैंने शोर मचाया, मेरे साथ सारे विधायक सुन रहे थे। उसके बाद फिर और विधायकों ने भी कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसमें नारनौंदवाड़ा गौतम भी था और 2-3 विधायक और थे। उन्होंने उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही स्पीकर को कहा कि सबके साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है, जिसमें बीजेपी के लोग बोल पड़े। तो उसके बाद वो चिट्ठी निकली। चिट्ठी तो अभी तक मेरे पास ही नहीं आई हो, उसकी कंफर्मेशन मेरे को भी तो होनी चाहिए। जो कंप्लेंट करता है उसको रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? मैं विधायक हूँ, और अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो तुरंत मेरी चिट्ठी का जवाब देना चाहिए। और यही मैंने लिखा है स्पीकर को। स्पीकर ने नोटिस भी किया। आज मेरे को अभी मैं जब यहाँ आया तो संघ से पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे कि एसडीएम को और डीएसपी को नोटिस हो गया सरकार का कि आप अपने बच्चों को लेके लॉकडाउन में, आप लोगों ने अखबार में छापा, मैंने तो देखे नहीं थे बच्चे, कुछ लोगों ने अखबार में छाप दिया कि ये बच्चों को लेके फ्लैग मार्च में दिखा रहे थे कि देखो हमारी कितनी दहशत है, राज ऐसे होता है, लोग देखो कैसे डर रहे हैं हमारे से, अंदर घरों में बड़े पड़े। तो मैंने वो अखबार की कटिंग साथ लगा के चिट्ठी लिखी। उसका आज मेरे को फ़ोन आया अभी यहाँ आने के बाद। तो मैं भाई मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, जब तक मेरे पास मैसेज नहीं आए तो मैं बोलता नहीं। तो बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, स्पीकर को उसकी कॉपी की है। स्पीकर ने एक लेटर पे कार्रवाई शुरू की है, बाकी अभी करेगा। जो करप्शन को भी लिखी है, और कोई चीज़ जो चाहे आटे की हो चाहे डिपू वालों की हो, ये डीसी ने कई मामलों में अच्छा स्टैंड भी लिया है। ये भी देखो मेरे को कहने में कोई की तारीफ भी करेंगे, लेकिन जो माड़ा काम करेगा उसकी तो धनिया उड़ाना हमारा काम ही है। एक सर टोल बन रहा है आपके रास्ते में, उसको लेकर धरने पे बैठे थे, कहाँ तक पहुंची बात? क्योंकि असंध और करनाल के लोग डेली अप डाउन करते हैं, काम को लिए जाते हैं, तो कैसे जो होगा? टोल वाला मामला है उसको मेरे हिसाब से असंध को जिला बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है? विधानसभा में भी मैंने उठाई ये बात। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप करनाल जिले के हो, आप जवाब दो, या तो ये जजिया टैक्स हटा दो, क्योंकि असंध वालों को तो सेशन कोर्ट में भी आना है, डीसी एसपी के ऑफिस में भी यहीं आना है, इवन एग्रीकल्चर के ऑफिस में भी यहीं आना है। तो या तो ये जजिया टैक्स हटा दो, नहीं तो असंध को आप जिला बना दो, ताकि हमें यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े और हम ये टोल टैक्स से बच जाए। क्योंकि ये किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट, मैं कह रहा था मेरी डिमांड थी जींद और करनाल के बॉर्डर पे होना चाहिए, क्योंकि ये सड़क जो बनी है ये करनाल से जींद तक है, संध तक नहीं है। तो लगना कहाँ चाहिए? जींद के बॉर्डर पे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हंस के बता दिया, और मैं अब बात ऑफ द रिकॉर्ड है ये तो रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड तुम करोगे फिर ये बंद कर दो, फिर बता देता हूँ जिला बनने जा रहे हैं। अच्छा जी, शुभकामनाएं जी आपको। उसका सर्वे हो चुका कांग्रेस है पार्टी ने अब तक 70 शायद कोरोना की दिन वजह से। लॉकडाउन को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई ये डिमांड नहीं की कि करनाल के अंदर लैब में टेस्टिंग मशीन जो है, संजय बोला टेस्टिंग मशीन जो है वो नहीं है, वो एनडीआरआई से अभी तक उधार लेकर चल दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई कि मशीन आनी चाहिए। देखिए, सरकार को
चिंता ही नहीं सरकार को कि मुख्यमंत्री जी के बयान को अगर अवलोकन करें तो उनके हिसाब से तो सब चीज़ें नॉर्मल हैं और 12 वेंटिलेटर से ही काम चल जाएगा। ना तो टेस्ट हुए भी कितने हैं। और निश्चित रूप से देखिए लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हम लोग विपक्ष के रूप में और कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हम चाहते थे कि भाई सबके सहयोग से सबके सुझाव से इम्प्लीमेंट चीज़ें हों, परंतु 70 दिन गुजर जाने के बावजूद और मुख्यमंत्री जी के खुद बयान देने के बाद जब निराशा हासिल हुई तभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज लगातार एक तरह से कोरोना का विस्फोट करनाल के अंदर हो चुका है। आप देखें रोज की जा रहे हैं। और टेस्टिंग मशीन की आपको जानकारी अभी तक नहीं उठाई, जानकारी थी आप? जी हमारी जानकारी में नहीं थी टेस्टिंग मशीन की। तो अब आज कहाँ से? टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग की जानकारी हमारी नहीं थी होगी तो क्योंकि सरकार ने कहा था कि हर घर के अंदर टेस्ट होंगे, हर घर के अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार का दुरुपयोग कैसे ये होगा? हमारी जानकारी में नहीं थी कि वो उधार में ली गई या NDRA से आई है। पर 3-3 आज महत्वपूर्ण कि आज कोरोना के हर रोज 5 से 6 मामले बढ़ रहे हैं और ट्रैवल हिस्ट्री तकरीबन लोगों की दिल्ली से है। प्रशासन की क्या तैयारी दिल्ली से आने वाले लोगों को रोकने की है? अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसको सुनने के बाद ये लगता है आकर्षण उपल जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, लगता है कि जैसे कोई रोक टोक दिल्ली से आने वालों के ऊपर अब नहीं है। हम लोगों को तैयार रहना होगा कोरोना के साथ जीने के लिए। इस प्रकार के इशारे प्रशासनिक अधिकारियों ने किए हैं जो कि करनाल के लिए आने वाले 2-3 दिनों में बड़े विस्फोटक हो सकते हैं। टेस्टिंग मशीन पर आप चुप क्यों खुलकर नहीं बोलते? होनी संजय जी चाहिए। हमारी होनी तस्वीरें समय आपने देखी करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला की, जहां पर कांग्रेस के करनाल के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी और उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर यहां पर मौजूद थे। कोरोना के दौरान हरियाणा सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, करप्शन की बात कही गई। हालांकि प्रूफ कोई दे नहीं पाए मीडिया के सामने, लेकिन कहा कि आने वाले समय में प्रूफ के साथ भी वे आएंगे। तो बहरहाल देखना है कि किस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी उन मामलों में सच्चाई है और ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई करनाल में ज्यादा शुरू हो चुकी है, कहां तक पहुंचती है। लेकिन आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से कांग्रेस के दोनों नेताओं ने काफी तरह के आरोप जो है हरियाणा सरकार पर लगाए, मुख्यमंत्री पर लगाए। अब देखना होगा कि बीजेपी पार्टी की तरफ से कौन नेता सामने आकर इन आरोपों का जवाब दे पाता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।